फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10th का गोधली 2 यानी कि क्लास 10th का हिंदी बुक बिहार बोर्ड का पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि पढ़ाऊँगा। तो हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम है गोधली भाग 2। भाग 1 क्लास 9th का है, तो उसे भी मैं पढ़ा दूँगा। अभी मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी पढ़ने से पहले आपको क्या हुआ कि इसमें जो रचना दिए गए हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यानी कि कवि क्या रचना है, रचना क्या नाम है, लेखक का क्या नाम। लेखक और कवि का नाम याद होना चाहिए। तो इसे आप ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। लेखक का नाम पूछ देगा या मिलाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, ये हर साल पूछा जाता है कि लेखक और कवि का नाम। जैसे पूछ देगा एक वृक्ष की हत्या को किस कवि ने लिखा है, तब को बोलना पड़ेगा कुंवर नारायण। यानी कि ऑप्शन में 3-4 ठो ऑप्शन रहेगा, उसमें एक कुंवर नारायण रहेगा। तो आपको इसका लेखक का और लेखक की क्या रचनाएं हैं या कवि की क्या रचनाएं हैं, कविताएं हैं, आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं होगा और मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अनुभव है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद करने के लिए आप इसे 5-6 बार पढ़ भी सकते हैं या इसे बार-बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देख कर 2-3 बार लिख लीजिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में जब चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो चैप्टर में लेखक की क्या रचना है और नाम है, मैं बार बार बोलते जाऊँगा, तो सुनते भी आपको याद हो जाएगा। तो ये तो था 5 नंबर 10 नंबर का, ठीक है। लेकिन मैं आपको चैप्टर अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, यानी कि अभी मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। ऐसा फर्स्ट चैप्टर बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए मैं इंटरेस्टिंग के साथ बताऊँगा और आपको समझ में आएगा। जो भी शब्द नहीं समझ में आ रहा या किसी प्रकार का डाउट होगा तो निसंकोच आप कमेंट कीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पंक्ति है, वीडियो रोक कर इस पंक्ति को पढ़ लीजिए, या बुक होगा आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें रचना भी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं पढ़ाऊँगा। चलिए अब इसके आगे अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा, चैप्टर का जाति प्रथा, चैप्टर का नाम भी देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बाबा भीमराव अंबेडकर। कौन है लेखक? बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसे मैं अपने वीडियो 2-3 चैनल पे डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक के परिचय जानते हैं कि लेखक कौन है, क्या है। और पहले इससे क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है ना एग्ज़ाम, हम लोग का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम हो गया है। इस लेखक का जो रचना है, उसके नाम है, माता पिता का क्या नाम है, उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं लेखक के बारे में कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ूंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है, ठीक है। चलिए, और वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 3 बार देखिए या खुद से चैप्टर पढ़िए, इस टाइप से। चलिए, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर का हो गया। कहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। फिर कहेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा वो क्या है? तो वो है निबंध, ठीक है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक तरह का निबंध है। रहेगा ऑप्शन में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, कहानी है कि निबंध है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको निबंध पे टिक लगाना पड़ेगा, निबंध पे गोल घेरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस टाइप से हो गया।
अब लेखक की जन्म तिथि पूछेगा कि जन्म कब हुआ, तो लेखक का यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल था। जूम कर दूं आपको दिखेगा थोड़ा और। हाँ आप देखिए, लेखक का जन्म यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहेगा मतलब कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान रखना है। कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 22 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1891, 16 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, महीना भी सेम रहेगा, साल भी सेम रहेगा, बस डेट जो है और तारीख जो बोलते हैं दिन वो अलग रहेगा। तो आपको कन्फर्म याद करके जाना है। अब 1891 याद करके जाइएगा फिर भी कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, हाई लेवल का एग्जाम हुआ तो अप्रैल भी याद करके जाइएगा फिर भी कंफ्यूज हो जाइए। इसलिए 14 अप्रैल 1891 को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को एक बार ही देखें तो आपको समझ में आ जाए और यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को बार बार देखिए, टाइम वेस्ट करें, इसलिए एक ही बार इस वीडियो को देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू में हुआ था, महू गांव में। और कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में। कैसा परिवार था, तो दलित परिवार था। ठीक है, अब दलित परिवार आप जानते भी होंगे, तो दलित परिवार उस समय नीच जाति को जो बोलते हैं, छोटे जाति को दलित परिवार बोलते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको डोम हो गया, चमार हो गया, मुसहर जो हो गया, ये छोटे छोटे जो जात होते हैं वो सब आते हैं दलित परिवार में। ठीक है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर कौन से परिवार के थे, तो दलित परिवार के थे। जन्म महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। इधर समझ में आ गया। चलिए, मानव मुक्ति के पुरोधा, क्या हो जा रहा है, थोड़ा मैं कलम का स्पीड पतला कर दूं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में एक थे। कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुप्रसिद्ध जनों में एक थे। बाबा साहब जो थे अपने समय के, जो उस समय का सुपठित यानी कि पढ़ने में समझने में उन लोगों में से एक थे, यानी कि गिनती होते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का गिनती जो है पढ़े लिखो, अच्छे पढ़े लिखो में एक होते थे। ठीक है, इनकी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा, इनकी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। देखिए इसने पढ़ाई कैसे किया। इनको प्राथमिक शिक्षा का मतलब है जैसे पहला से लेकर 5वां तक। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश जो थे, बड़ौदा नरेश उनके प्रोत्साहन पे, यानी कि वो क्या बोलते उसको इनकरेजमेंट किए। प्रोत्साहन का इंग्लिश होता है इनकरेजमेंट, यानी कि मोटिवेशन दिए, समझाए कि बाबू पढ़ना चाहिए, ये करो, ऐसे पढ़ो, ये यानी कि प्रोत्साहित किए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, वहाँ चले गए। फिर वहाँ से लंदन चले गए। लंदन यानी कि इंग्लैंड, जहाँ के अंग्रेजवा लोग था। ठीक है, हम लोग को गुलाम बनाया था लंदन इंग्लैंड का। ठीक है, इधर समझ गए। अब आगे देखिए, इसे भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए गए, न्यूयॉर्क गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। फिर ऐसा पूछेगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे बाबा साहब अंबेडकर उच्चतर पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क गए।
न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए। तो ध्यान से सुनिए, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। फिर आगे देखिए, उन्हें संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना प्रस्तुत की। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, वह संस्कृत का धार्मिक, यानी कि धार्मिक का मतलब जो धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करता हो, धर्म से संबंधित हो। पौराणिक का मतलब जो पुराण से संबंधित हो, ठीक है। धर्म पुराण ये सब क्या होता है, एक ग्रंथ है। जैसे गीता एक ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, क्या बोलते हैं कि महाभारत ग्रंथ है, पुस्तक है, बड़ा पुस्तक को ग्रंथ बोल सकते हैं, ठीक है। और जो पूरा वैदिक है, यानी कि वैदिक काल का भी अनुवाद के जरिए पढ़ा, यानी कि उसका अध्ययन किए हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। फिर इन्होंने ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना किए, यानी कि अपने जो समय क्षेत्र उसमें बहुत सारी स्थापना किए। स्थापना में ये हो सकता है इसने कुछ रचना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ रचनाएं किए होंगे, या कुछ संस्था स्थापना किए होंगे, कुछ सुधार किए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता और शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। क्या चीज़ बनकर उभरे, तो आपको बता देते हैं कि आगे चलकर वे क्या क्या चीज़ बने। मीमांसक बने, यानी कि इतिहास मीमांसक में विधिवेता बने, यानी कि विधि का मतलब होता है एक तरह से आप समझिए कानून, यानी कि कानून के जानकार बने। कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव विधिवेता बने। और शास्त्री का मतलब जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता हो, यानी कि पैसा का मोल जोल, हिसाब कानून, जो नियम कानून है, योजना उसके बारे में जानकारी होता हो, ठीक है। यानी कि और साथ पैसा कमाना है, उसको कैसे सजाना है, क्या बांटना है, उसके बारे में अध्ययन किया हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर विधिवेता थे, कानून के जानकार थे, और शास्त्री भी थे, समाज शास्त्री, यानी कि समाज का भी अध्ययन किए थे कि समाज में कौन सा नियम चलता है, कैसे नियम चलता है, क्या पालन होता है। फिर शिक्षा भी, यानी कि बहुत सारा शिक्षा भी प्राप्त किए थे। और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक धर्म दर्शन का भी व्याख्यात थे, यानी कि धर्म दर्शन का भी पढ़ाई किए हुए थे, जानकार थे, ठीक है। यानी कि बाबा साहब में इतने सारे गुण थे। अब आगे देखिए, खुद मोटिवेशन है, हम लोग को भी अपने अंदर बहुत सारा गुण भरना होगा, टैलेंट बढ़ाना होगा, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ का अध्ययन होना चाहिए, सीख मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग को हर समय नया नया कोई चीज़ सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए क्या चीज़ है। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की, मतलब अपने ही देश यानी कि इंडिया का है, इंडिया में ही कुछ समय वकालत किया, यानी कि वकील का काम किया। वकील का काम क्या होता है? केस लड़ना उड़ना, उसको हार जीत इस टाइप से। तो वो अपने ही देश में वकालत का काम किया। फिर आगे देखिए, क्या हो गया, क्या, अच्छा सॉरी स्लाइड है, वाह मस्त है। चलिए यहाँ देखिए, वकालत किए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए कितना बड़ा काम किया कि मतलब कि समाज में, गांव समाज में और राजनीतिक जो बोलता है पॉलिटिक्स, उसमें बेहद सक्रिय भूमिका निभाया। और सक्रिय भूमिका निभा कर उन्होंने अछूतों का मतलब जो नीच जाति का है, दलित जाति का, अछूतों यानी कि जिसको छूने से हम लोग को, जिसको छू ना सके, छूत का मतलब छूना, अछूत का मतलब जिसको छूना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए उनके मानवीय अधिकार क्या है, उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए, ये सब दिलाने के लिए प्रयास किए और बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उनको दिलवाए, ठीक है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी समाज और राजनीति में बेहद भूमिका निभाए
और निभा कर उसने अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए उनके क्या अधिकार हैं, यानी कि स्त्री का क्या अधिकार है, अछूतों का क्या अधिकार है, यानी कि जो व्यक्ति है उसका क्या अधिकार है, क्या सम्मान है, ठीक है, वो सब उसको दिलाने का प्रयास किए, दिलवाए। ठीक है, आगे देखिए कहाँ गया, हाँ मिल गया। उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 व्यक्ति रहे, मान उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए मोटिवेशन, प्रेरक मतलब उत्प्रेरित करना, कैटलिस्ट के तौर पे, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किनसे उत्प्रेरित होता था, यानी कि कोई चीज़ करने की क्षमता, सोच डेवलप होता था, तो वो है कौन कौन, एक है बुद्ध, कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए निम्नलिखित कौन कितने प्रेरक थे, मुख्यतः कितने प्रेरक थे, तो 3। कौन कौन थे, तो एक है बुद्ध, एक है कबीर और एक है तीसरा है ज्योतिबा फूले। ठीक है, फिर आगे देखिए कितना मिनट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सब भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो देश है वो कोई ना कोई नियम कानून से चलता होगा। ठीक है, और वो नियम कानून को एक जगह कहीं लिखा गया होगा, तो उस नियम कानून को जो एक किताब में लिखे हुए हैं, उस किताब का नाम है संविधान। ये पॉलिटिक्स, राजनीति का सब्जेक्ट का है, लेकिन मैं यहीं पे बता दिया हूँ क्योंकि संविधान टर्म इसमें यूज हुआ। ठीक है, तो उस नियम कानून चलाने की जो किताब है संविधान, उसका बहुत ज़्यादा योगदान, उसको बनाने में, निर्माण करने में सबसे ज़्यादा योगदान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के थे। ठीक है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहते थे, और कहकर उन्हें श्रद्धांजलि, यानी कि कोई मर जाता है ना, नहीं कहता श्रद्धांजलि देना चाहते, इच्छापूर्वक उनको आत्मा शांति के लिए, तो उनको भारत का क्या बोलते हैं कि संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, देते हैं। दिसंबर 1956 इसमें दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। अब ये भी पूछ सकता है कि बाबा साहब का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1956 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, और दिल्ली में हुआ था। और भी घुमा कर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन काल कितना समय का था, यानी कि उनका आयु कितना समय था, मतलब कितने समय वो इस पृथ्वी पर जिए, इस धरती पर जिए। तो उसके मृत्यु में से क्या करेंगे, उसका जन्म वाला आयु घटा देंगे तो निकल जाएगा। चलिए हम करते हैं, 1956 है, तो देखिए 1956 है, मैं यहीं पे लिखता हूँ। 1956 में से 1891 घटाते हैं, और इधर अप्रैल है, सॉरी इधर अप्रैल है, तो बढ़िया से लिखता हूँ। आजा घूम जा, हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा। जैसे देखिए जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। देखिए मृत्यु कब हुआ है, मृत्यु हो गया है 1956 में। ठीक है, 1956 दिसंबर 1956 में, डेट मेंशन नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं हमको। अब देखिए कैसे निकालेंगे कि कितने साल जीवित रहे, तो एक तरह से कैलेंडर का भी टॉपिक इसमें पढ़ा दे रहा हूँ। तो दिसंबर में से अप्रैल घटाइए, यानी कि 12 में से अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 महीना, और घटाइए इधर 5, 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 6, यानी कि 65 साल 8 महीने लगभग में जीवित रहे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कैसे है, 65 रहेगा, 70 रहेगा, 75, 80 रहेगा, तो कोई 65 ही लगाना है। ठीक है, 65 साल 8 महीने, यानी कि लगभग 66 साल। ठीक है, चलिए
तो इतना समय तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जीवित रहे। अब आते हैं बाबा साहब की रचनाएं क्या क्या थी। ठीक है, यानी कि बाबा साहब इतने दिन जीवित रहे, 65 साल तक, कुछ ना कुछ लिखे होंगे, तो उसी रचना को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या क्या रचना है वो देखिए। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित हैं। कौन था? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। तो आपको क्या करना है, बाबा साहब भीमराव को जो रचनाएं हैं 5-6 दिया हुआ है, उसको आपको समझ लेना, देख लेना है कि अगर मान लो क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इनमें कौन सा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं नहीं है या रचनाएं है, तो आपको तभी इस आंसर दे पाइएगा जब इस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं आपको याद हो। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा का देखिए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स। चौथा है हु आर दे। पांचवा है हु आर शूद्राज। छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। सातवां है बुद्ध एंड सातवां है बुद्ध एंड हिज धम्मा। और आठवां है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक। इसको मिटाना पड़ेगा। आठवां है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेज। फिर आगे है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और फिर आगे है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आपको बुक में मिलेगा कि कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़ जाना है। इसका मैं रचना का थोड़ा अर्थ बता दूं, समझा दूं कि इस बुक में आखिर क्या क्या चीज़ की पढ़ाई किया होगा। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन टर्म आया तो जानना हम लोग का फर्ज बनता है। और हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो सिलेबस ख़त्म समय पे हो जाएगा, इसलिए पढ़िए आराम से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ है। पहला था द कास्ट इन इंडिया। पहले साफ कर देता हूँ। हाँ, पहला था कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। तो भारत में जाति और उनका निवारण। ठीक है, यानी कि उनका संचालन। मैकेनिज्म का मतलब हो गया एक तरह से यांत्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट उसका हिंदी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज़्यादातर इंग्लिश भाषी थे, यानी कि इंग्लिश में बोलते थे, लिखते भी थे। ठीक है, उनको उनका बुक का भी नाम इंग्लिश में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप समझिए इंग्लिश में ऐसे सभी है, ज़्यादा के सब इंग्लिश में ही मिलेगा। तो पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि भारत में जाति एवं उनका निवारण या उनका संचालन। ठीक है, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो जेनेसिस का मतलब होता है आनुवंशिक, जो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, साइंस में। तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का होता है विकास, यानी कि आनुवंशिकी और उसका विकास। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकी और उसका विकास एक दूसरा बुक है। अगला देख लीजिए द अनटचेबल्स। टचेबल्स का मतलब होता है छूना, और अनटचेबल का मतलब हो गया नहीं छूना, यानी कि अछूत हो जाएगा। यानी कि द अनटचेबल का मतलब है कि अछूत। फिर अगला देखिए हु आर दे, वे लोग कौन हैं, ये पुस्तक का नाम है। फिर आगे देखिए हु आर शूद्राज। तो शूद्र कौन है, तो ये सब बुक का नाम है। फिर अगला देखिए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी कि बुद्धिज्म का मतलब यहाँ बुद्ध से रिलेटेड शायद होगा, यानी कि बुद्ध और कम्युनिज्म पुस्तक का नाम हो गया। अरे देखिए बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्ध और उसका धम्मा, यानी कि बुद्ध के बारे में आप पढ़िएगा ना, तो बुद्ध अपने जो नियम कानून जो थे वो धम्म के रूप में दिए थे।
यानी कि अभी भी आप वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा बुद्ध और उनके धम्म, यानी कि बुद्ध जो भगवान थे वो अपना नियम कानून और प्रवचन जो भी थे धम्म के रूप में दिए थे। ठीक है, तो उस पर भी पुस्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस क्या होगा? थॉट्स मतलब विचार ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस पे भी विचार, इसका हिंदी तो मुझे पता नहीं है, चलिए हटाइए। फिर अगला देखिए द राइज, लास्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी कि हिंदू औरत का उदय और विनाश, यानी कि निकलना, कैसे उदय हुआ और फिर कैसे विनाश हुआ। ठीक है, मतलब कि हिंदू स्त्री जो है महिला, उसकी स्थिति कैसे ठीक हुई फिर कैसे खराब हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि ये बुक का नाम है। अगला है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनहिलेशन का हिंदी मुझे नहीं पता, कास्ट मतलब जाति है। चलिए, तो ये मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं था जो इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अब आगे देखिए क्या चीज़ है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कह रहा है कि हिंदी में उनका संपूर्ण जो वाग्मय था, यानी कि वाग्मय, और भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि बाबा साहब भीमराव के जितना भी थे रचनाएं उनको 21 खंडों में प्रकाशित कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में आखिर क्या दिया हुआ है, वो चैप्टर कहाँ से आया हुआ है उसके बारे में पढ़ना। अभी तक हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जानकारी, जीवनी जो बोलते हैं, यानी कि उनके बारे में पढ़ रहे थे, फिर उनकी क्या रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हमको फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ना है वो चैप्टर कहाँ से आया है, क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का किंचित संपादन के साथ लिया गया है। नहीं समझ में आया तो आप इसका समझिए। कह रहा है कि जो हम लोग ये चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर इनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है। क्या चीज़ से लिया है? भाषण से। इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण थे बाबा भीमराव अम्बेडकर कहीं पर बोले होंगे, उस भाषण से ये चैप्टर जो है लिया गया है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो इंग्लिश में भाषण दिए होंगे, तो उसका हिंदी जो रूपांतरण बोलते हैं, हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी रूपांतरण किस व्यक्ति ने किया था, तो ललाई सिंह यादव। ये पिछले बार शायद आया हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण कौन व्यक्ति किए थे या किस व्यक्ति किए थे, तो वो है ललाई सिंह यादव। ठीक है, फिर आगे देखिए, और यह भाषण जाति पातिक तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। कह रहा है कि यह जो भाषण है लाहौर जो बोलते हैं उसके वार्षिक सम्मेलन में इसे भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि आयोजक के पूर्णतः सहमति न बन सके, सम्मेलन स्थगित हो गए। चलिए बात की बात है। कह रहा है कि इस जो रचना है इसको क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति नहीं बन पाया, इसलिए सम्मेलन रद्द हो गया। चलिए आगे की बात है। फिर आगे देखिए, बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। मतलब जब आयोजन नहीं हुआ तो इस रचना को पढ़ा नहीं गया, तो बाद में बाबा साहब खुद इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। अब प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के मत युगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से विचार करते हैं। कह रहा है कि जो प्रस्तुत पाठ है उसमें श्रम विभाजन की चर्चा की गई है। ठीक है, श्रम विभाजन की चर्चा की गई है और इसमें व्यक्ति की मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव क्या क्या चीज़ होता है वो भी बताया गया है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको जाति प्रथा क्या है और श्रम विभाजन की काम का कैसे विभाजन हुआ है। आज आप लोग देखते हैं कोई व्यक्ति है तो एक ही चीज़ काम करता है,
फिर वो उसी का में बंधाया रहता है। तो ये क्यों कारण है, ठीक है, ये इस चैप्टर को पढ़ कर हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, कहाँ गया, जाति प्रथा के विषमता, सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों, लोकतंत्र की उसकी अस्वास्थ्य प्रकृति पर एक संभाव्य विधिवेता का दृष्टिकोण उभर है। भारतीय लोकतंत्र के भाविक नागरिक को लिए अलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। कह रहा है कि ये जो रचना है, कहानी है, जो बोलते हैं, सॉरी भाषण निबंध है, यह भारतीय लोकतंत्र के जो आने वाले नागरिक हैं उनके लिए अत्यंत शिक्षाप्रद रहे, यानी कि शिक्षा की बात है। यानी कि जो आने वाला भारतीय नागरिक होगा, ठीक है, तो वो इस चैप्टर को पढ़कर उनके लिए भली बात क्या होगा कि शिक्षा पद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपको लेखक के बारे में और जो पाठ है उसके बारे में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पाठ को पढ़ूंगा और उसका हिंदी भी बताते चलूँगा और साथ में समझाते भी चलूँगा, और एक दो एग्जाम्पल भी प्रयोग करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए और लाइक से सब्सक्राइब से पूरा भर दीजिए। चलिए धन्यवाद।